एक ऐसी किताब जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें जो लिखावट है ना वो इस दुनिया की है ही नहीं। एक ऐसी किताब जिसे दुनिया के कई इंटेलेक्चुअल्स ने समझने की, डिकोड करने की कोशिश की, जैसे कि बहुत सारे क्रिप्टोलॉजिस्ट, रिलीजियस स्कॉलर्स, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स, एंशिएंट हिस्ट्री में माहिर लोग, गवर्नमेंट के सीक्रेट मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग और बहुत सारे फिलोसोफर्स, ऑकलिस्ट, पर तब भी पूरी तरह से इस किताब को समझने में सभी नाकाम रहे। और कुछ ने तो फ्रस्ट्रेशन में आकर ये कह दिया कि ये किताब पूरी तरह से नॉनसेंसिकल है, बेतुकी है। और कुछ ने कहा कि इस किताब में काफी गहरे राज छुपे हुए हैं क्योंकि इस किताब में ऐसे कुछ हैरान कर देने वाले और एकदम ही अजीब से इलस्ट्रेशंस बने हुए हैं ना जो कि सेंस ही मेक नहीं करती। जैसे कि इसमें कुछ स्ट्रेंज पौधे और फूल हैं जो कि चल सकते हैं और कुछ पौधे इंसानों को पैदा करते हैं और कुछ नेकेड औरतें जो कि पौधों से बाहर निकल रही होती हैं और आसमानों में मौजूद कुछ स्ट्रेंज सितारे, सूरज, चांद और प्लैनेट्स का जिक्र और इंसानी रूह का अंडरवर्ल्ड से आसमान तक का सफर और बहुत सारे मैजिकल स्पाइसेस और हर्ब्स का जिक्र किया गया है। और इनमें से कुछ तो हमारे दुनिया में मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारी दुनिया में नहीं मिलती। और फाउंटेन ऑफ यूथ यानी अमर कर देने वाले पानी के झरने का जिक्र किया गया है काफी एनकोडेड अल्फाजों में। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। और ये किताब आज से 600 साल पहले लिखी गई थी कई अलग अलग सीक्रेट ऑकल्ट कम्युनिटी के मेंबर्स के जरिए से। और आप ये भी जान ले कि इस किताब का कोई एक ऑथर नहीं है बल्कि कई हैं और सदियों से इस किताब पर रिसर्च जारी है। पर अब जाकर हम काफी चीजें इस किताब की डिकोड करने में कामयाब हो पाए हैं जिसे हम इस वीडियो में आज जानेंगे काफी गहराई में जाकर। और कई गहरे राजों से हम पर्दा उठाएंगे जो कि इस किताब में छुपी हुई हैं। इंटरप्रिटेशन में और भी ज्यादा गहराई में जाने से पहले आप ये जान लें कि ये वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक हाथों के जरिए से लिखी गई काफी एनकोडेड और कॉम्प्लेक्स किताब है जिसके बारे में कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया है कि इसे शायद 1400s में लिखा गया था। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना इसका नाम इस किताब के डीलर से पढ़ा जिनका नाम था विल्फ्राइड वॉयनिक, जो कि एक एंटीक किताबों के डीलर थे जिनके अर्ली लाइफ के बारे में कहा जाए तो हम कुछ भी ज्यादा नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि वो स्कूल में काफी ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट होने की वजह से उन्हें मॉस्को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था और वहां पर उन्होंने अपनी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और बाद में चल के एक लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट बन गए। और उनकी ही वजह से ये किताब आज हमारे पास मौजूद है, पर इसके राइटर का हमें कोई पता नहीं। और इस किताब को बाद में डोनेट कर दिया गया येल यूनिवर्सिटी के मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में। और कुछ माहिर क्रिप्टोग्राफर्स जिन्होंने इस किताब के इलस्ट्रेशंस को काफी ध्यान से एनालाइज किया है ना और इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, वो ये दावा करते हैं कि इसमें जो इलस्ट्रेशंस बने हुए हैं ना ये उस स्ट्रेंज और बिजार रिचुअल्स के बारे में बताती है जो कि एंशिएंट टाइम्स में परफॉर्म किया जाता था कोई एंशिएंट कल्ट या फिर सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा। जैसे कि एक काफी हैरान कर देने वाली अकाउंट हमें मिलती है इब्न वहशिया की किताब अल-फीलहा अल-नबातिया यानी निबेटियन एग्रीकल्चर द लास्ट पेगन ऑफ इराक में, जिस किताब के बारे में इब्न वहशिया दावा करते हैं कि उन्होंने इसे एक 20,000 साल पुरानी मेसोपोटामियन टैबलेट से ट्रांसलेट करके लिखा है। वो इस किताब में बयान करते हैं कि एंशिएंट टाइम के लोग एनिमल्स जनरेट किया करते थे, पैदा किया करते थे ठीक उसी तरह से जैसे कि पौधे उगते हैं। और यहाँ तक कि ये मैजिशियंस इंसानों को भी उसी तरह से जनरेट किया करते थे जैसे कि पौधे जनरेट करते थे। और कुछ ऐसे ही सेम तरह के इलस्ट्रेशंस हमें वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट में मिलती है, आप देख ही सकते हो यहाँ इन इलस्ट्रेशंस को। और इब्न वहशिया ये भी कहते हैं कि जिस 20,000 साल पुरानी एंशिएंट किताब से उन्होंने इसे ट्रांसलेट करके किताब में लिखा है ना उनमें तरीके भी बताए गए थे कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे एनिमल्स और इंसानों को जनरेट कर सकते हैं पौधों की तरह। यानी जमीन में कुछ चीज उगाई जाती थी और उससे इंसान या फिर जानवर निकलते थे। काफी हैरान कर देने वाली बात है। इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और अगर आप इस पर एक कंप्लीट वीडियो चाहते हो ना वो भी आप बता सकते हो। अभी जो ये पेज आप देख रहे हो ना ये इस किताब की इंट्रोडक्शन है और इसमें एक काफी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मौजूद है उन सारे टॉपिक्स के बारे में जो इस किताब ने कवर की है। और इस पन्ने में जो आप 3 लाल रंग के लेटर्स देख रहे हो ना ये काफी मिस्टीरियस है क्योंकि इस पूरे किताब में इन 3 लेटर्स का इस्तेमाल सिर्फ इसी पेज में किया गया है और ना ही हमें कोई भी मेडिवल लिटरेचर में ऐसी कोई भी सिंबल मिलती है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। और ये काफी अहम मुमकिन है कि ये सिंबल्स एल्केमिकल सिंबल्स हो सकती हैं। अभी जो ये लाइन आप देख रहे हो ना ये जो लिखावट आप देख रहे हो ये
ये इस किताब की पहली लाइन है और इनमें से कुछ लेटर्स तो जाने पहचाने भी नजर आते हैं, जैसे कि 8, 9, O और A, और एक लेटर तो 2 की तरह नजर आती है और दूसरे कुछ लेटर्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस हैं, जैसे कि पहली वर्ड की पहली लेटर को ले लें जो कि किसी म्यूजिक सिंबल जैसी नजर आती है। और कुछ वर्ड्स की लेटर्स की जो है ना हम पोजीशंस के बारे में भी नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 9 की तरह जो दिखने वाला लेटर है ना, ये वर्ड के शुरुआत में आता है या फिर एंड में आता है, पर बीच में कभी भी हमें नजर नहीं आता पूरे किताब में। और ये भी एक बड़ी क्लू है हमारी इस किताब को समझने की तरफ जाने की। और मैं आपको बता दूं कि इस किताब को बहुत सारे क्रिप्टोग्राफर्स ने स्टडी किया, पर अभी तक पूरी तरह से इसे डिकोड करने में कामयाब कोई भी नहीं हो पाए हैं, और इसीलिए आज तक इस किताब का नाम दे दिया गया द मोस्ट मिस्टीरियस बुक इन द वर्ल्ड दैट नोबडी कैन रीड। और कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इस किताब में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ना, वो इनकंसिस्टेंट है ह्यूमन लैंग्वेज से, वो इंसानी लैंग्वेज से मिलती ही नहीं है, और ऐसी लैंग्वेज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और एक काफी फेमस क्रिप्टोलॉजिस्ट थे जिनका नाम विलियम फ्रिडमैन था, जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी सारे एनक्रिप्टेड सीक्रेट चीजों को डिक्रिप्ट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और जिन्होंने अपना काफी ज्यादा वक्त लगाया था इस वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट को डिकोड करने में, पर वो अल्टीमेटली फेल हो गए और इस काम को आखिर में छोड़ दिया। और आखिर में जाकर उन्होंने कहा कि इस किताब में जो लिखावट मौजूद है ना, ये एक कोड की सीरीज की तरह है जिसे डिकोड किया ही नहीं जा सकता जब तक हमारे पास इन कोड्स की डेफिनेशन की डिक्शनरी एक मौजूद ना हो। और अभी की ये जो हमारी स्टडी है ना इस मिस्टीरियस किताब की, जो कि कई सालों में पहली बार हमें पता चला है, वो ये बताती है कि इस किताब के पीछे छुपी हुई जो लैंग्वेज है ना, जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है ना, वो अरबिक है। और इससे एक और चीज भी हमें क्लियर हो जाती है कि इस किताब के जो राइटर्स थे ना, वो मेडिवल मुस्लिम ऑकल्ट फिलोसोफर्स, मैजिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स, एल्केमिस्ट और बहुत सारे बॉटनिस्ट से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और चलिए एक एंशिएंट मिथ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कि एक बड़ा कदम है हमारे इस किताब को डिकोड करने की तरफ, जिसमें एक स्टार होता है और एक मछली बनी होती है जिसके मुंह से कुछ लाइंस निकलकर सितारे से मिल रही होती हैं, और अरबी में इसका नाम है अल-रेशा। और इस किताब में भी उसी तरह की इलस्ट्रेशन मौजूद है, आप देख सकते हो सेम उसी तरह की। तो इससे हम ये ख्याल कर सकते हैं कि इस किताब में जो वर्ड्स है ना, जब इसे डिकोड करते हैं हम, तो हमारे पास निकलकर सामने आता है स्टार अल-रेशा, और इसके जो लेटर्स है ना, वो 4 अरबिक लेटर्स से मिलते जुलते हैं। और ज्यादातर जो दिखाई देने वाले सितारे हमें रात को आसमान में नजर आते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा कि उन सभी के नाम अरबी में है, क्योंकि एंशिएंट अरब एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा माहिर थे उस वक्त, और अरबिक वर्जन के ग्रीक नामों को एस्ट्रोनॉमर प्टोलेमाई ने असाइन किया था। और इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे सितारों के जो कैप्शंस है ना इस किताब में, वो भी शायद अरबिक सितारों के नाम हो। और यहाँ पर वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट में एक वर्ड है जो कि मिलती जुलती है हमारे मॉडर्न टर्म से, और इसके 4 लेटर्स एकदम ही मिलते जुलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमें ये भी पता चला कि इस स्क्रिप्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा गया है। और इसके बाद ये और भी ज्यादा एविडेंस के बारे में हमें बताती है कि इसमें जो दूसरे सितारों के नाम है ना, इनके पीछे ओरिजिनल अरबिक सितारों के नाम छुपे हुए हैं। और अरबिक लैंग्वेज में जो नाउन्स होते हैं ना, वो अल से शुरू होते हैं, जो कि हूबहू सिमिलर होते हैं इंग्लिश वर्ड दा से। तो इससे एक लॉजिकल प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है कि ये सभी अरबिक सितारों के नाम हैं जिसे आज भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये अजम्पशन, ये हाइपोथेसिस, ये हमारा ख्याल एकदम ही करेक्ट निकल के सामने आता है, जिसमें कई सारे अरबिक सितारों के नाम वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट में एनकोड करके लिखे गए हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो खुद ही स्क्रीन पर। और जब हमें ये पता चल चुका कि इस किताब में एनकोड किए हुए नाम अरबी में हैं, तो इससे हमने सारे सितारों को डिकोड कर लिया और उनके अरबिक नाम भी हमें पता चल गए। और इसके जरिए से हमें वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट के लेटर्स का मतलब भी समझ आ गया, और इन्हीं लेटर्स को हमने अरबिक लेटर्स से मिलाया, तो हमारे पास पूरी एक अल्फाबेट तैयार हो गई वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट की, जो कि मिलती जुलती थी अरबिक लेटर्स से। और इसके जरिए से अब हम इस पूरी किताब को समझकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये तरीका आपको जबरदस्त लगा या नहीं। चलिए मैं आपको इस किताब से जुड़ी एक स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में
बताता हूँ। एक शख्स थे जिनका नाम था मिलिसेंट सोरबाई, जो कि एक क्लर्क की तरह काम करते थे उसी दुकान में जिस दुकान पर इस किताब को खरीद कर रखा गया था। वो कहते हैं कि अक्सर दुकान जो है ना बहुत सारे स्ट्रेंज और सस्पिशियस लोगों से भर जाती थी, और वॉनिक जो कि उस एंटीक बुक शॉप के मालिक थे, वो स्ट्रेंज लोग जो है ना आकर वॉनिक के हर मूवमेंट पर गौर किया करते थे और दुकान में आकर इधर उधर सिर्फ रुके रहते थे और एक ही एक्सप्रेशन दिया करते थे चेहरे पर। शुरुआत में तो वॉनिक को लगा कि वो शायद सिर्फ बिजनेस के लिए आए हों, पर धीरे धीरे जब रोज ऐसा होने लगा ना तो वॉनिक को शक होने लगा उन पर, और वो ऐसे चेहरे बनाकर आते थे कि मानो बड़े ही उदास हो और उनके चेहरे थोड़े डार्क जैसे थे। और बाद में कुछ अरसे बाद क्या हुआ कि वॉनिक ने अचानक से उस किताब को बेच दिया, और हमें ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, उसे बेचा क्यों था। जहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज तो हैं इस किताब की, पर यहाँ पर अभी भी हम ये नहीं बता सकते पक्के तौर पर कि इसका ऑथर कौन है या फिर इनमें जो इलस्ट्रेशंस है ना उन्हें किसने बनाया है। और इस किताब में ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अजीब से हर्बल प्लांट्स हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं और छोटी नेकेड औरतें भी इलस्ट्रेट करके दिखाई गई हैं जो कि सितारे पकड़ी हुई हैं अपने हाथों में और परेड कर रही हैं एक दूसरे के हाथों को पकड़कर, और उनके पैर हरी लिक्विड के पानी में है। और मैं आपको बता दूं कि इस किताब में ऐसे ऐसे सीक्रेट छुपे हुए हैं ना जिन्हें खोजा जा सकता है सही तरीके के इस्तेमाल से। चलिए अब इस किताब की जरा और भी ज्यादा हम गहराई में जाते हैं। इस किताब को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहले पार्ट में बोटैनिकल चीजों के बारे में बताया गया है और ऐसे पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें हम नहीं जानते, जो कि इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। और दूसरे पार्ट में एस्ट्रोनॉमिकल या फिर एस्ट्रोलॉजिकल चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि एस्ट्रल डायग्राम और उनके अलग अलग सर्कल, ज़ोडिएक साइंस और कुछ नेकेड औरतें बनी हुई हैं जो कि कैंस की तरह की पौधे से बाहर निकल रही होती हैं। और तीसरे पार्ट में बायोलॉजिकल चीजों के बारे में बताया गया है जिसमें छोटी कद की फीमेल नेकेड औरतें बनी हुई हैं। और ये सेक्शन एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बताया जा रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में और उस प्रोसेस के बारे में जिसमें सोल बॉडी के साथ यूनाइटेड होती है। और चौथे पार्ट में 9 तरह के मेडल ज्वेलरीज के बारे में बताया गया है जो सितारों से भरे हुए हैं और सेल की तरह की शेप भी मौजूद है वहाँ पर, और भी कई सारी अजीब सी चीजें भी आप देख सकते हो। और 5वें पार्ट में फार्मास्यूटिकल चीजों के बारे में बताया गया है, दवाइयों के बारे में बताया गया है जिसमें 100 से भी ज्यादा मेडिकल हर्ब्स और जड़ों के बारे में बताया गया है, और भी दूसरी कई सारी चीजें ऐसी हैं। और अगर आप इब्न सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन को पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है कि वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट के जो ऑथर थे ना वो इब्न सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, स्पेशली उनके फार्मास्यूटिकल वाली वॉल्यूम से। और ये भी हमारी एक क्लू बनती है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। और छठी और लास्ट सेक्शन में सेम हूबहू इब्न सीना की कैनन ऑफ मेडिसिन की तरह इसमें भी फॉर्मुलेशंस के बारे में बताया गया है जिसमें छोटे छोटे पैराग्राफ हैं लिखावट के, और हर एक की शुरुआत एक सितारे की इमेज से शुरू होती है। और ये जो वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट है ना इसमें मौत के 6 स्टेजेस के बारे में बताया गया है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। इसीलिए चलिए आपको मैं उसके बारे में डिटेल में डिकोड करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस किताब को डिकोड करने में हमें ये पता चला है कि ये किताब कार्टर रिलीजन को दर्शाती है और इसके बिलीफ को दर्शाती है। और वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट का हर पन्ना कार्टर लोगों की रूहों की मंजिल के बारे में बताता है। और मौत के बाद जो रूहें कैद कर ली जाती है ना अंडरवर्ल्ड में, जब तक उन्हें कादी आकर बचाता नहीं है, ये एक ऐसी स्पिरिट है जिसके पास पावर है एक रूह को आसमान में भेजने की, अंडरवर्ल्ड से आसमान में भेजने की, और एक सितारा बन के आसमान में चमकने के लिए। और ये किताब 6 स्टेजेस के बारे में भी बताती है जो कि एक कार्टर रूह एक्सपीरियंस करता है उसके मौत के बाद की जिंदगी में। और ये स्टेजेस जो कि वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट में बताए गए हैं वो कुछ इस तरह के हैं। पहला मौत, और दूसरा अंडरवर्ल्ड में नीचे उतर जाना, और तीसरा अंडरवर्ल्ड में तकलीफ सहते रहना, और चौथा कादी के जरिए से रेस्क्यू किया जाना, बचाया जाना, और 5वां आसमान की तरफ भेजे जाना और आफ्टर लाइफ को एक सितारा बनकर गुजारना। चलिए सभी को जो है ना हम एक एक करके
डिटेल में समझते हैं। वॉनिक मैन्युस्क्रिप्ट के मुताबिक कार्टर फेथ का जो सोल होता है ना, वो मौत के बाद एक सुरंग जैसी जगह से गुजरता है जिसे अरबी में कहते हैं साला। और ये अरबी में इसीलिए है क्योंकि हमें पता चला है कि इस किताब के पीछे एनकोड की हुई जो लैंग्वेज है ना, वो अरबी की है। और जो कार्टर रिलीजन को फॉलो करने वाला शख्स होता है ना, उसे कॉन्सलमेट होना पड़ता है, जिसका मतलब होता है गुनाहों से मुक्ति देना और रिलीजियस बनना। और ये कॉन्सलमेंटेशन सिर्फ एक कामिल कार्टर ही दे सकता है। और आम तौर पर ये जो कामिल कादी होता है ना, ये एक रिलीजियस लीडर होता है। और कुछ लोग जो मौत के करीब पहुंच जाते हैं ना, जो लोग कार्टर फेथ को फॉलो करते हैं, उन्हें उसी दौरान ही कॉन्सलमेंटम दिया जाता है और उन्हें काफी एक्सट्रीम ठंड में रख दिया जाता है, या फिर उनकी नसें जो है ना काट दी जाती है, या फिर उन्हें जहर दे दिया जाता है कि मौत जल्दी आ जाए। और इस रिचुअल को कहा जाता है एंड्यूरा। और सेकेंड स्टेज में सोल काना से यानी सुरंग जैसी जगह से होते हुए नीचे अंडरवर्ल्ड की तरफ जाता है। आप इस इमेज को देख सकते हो जिसमें दुनिया की जिंदगी से अंडरवर्ल्ड तक रास्ता कनेक्ट होता हुआ दिखाया गया है। और ये जो अरेबिक वर्ड है काना, इसका मतलब ही होता है कोई ऐसी जगह जो सुरंग जैसी हो या फिर टनल जैसी हो। और ये जो टनल है ना, उन्हें अंडरवर्ल्ड तक ले जाती है, जिसे अरबी में कहते हैं काई, जिसका मतलब होता है बॉटम यानी इंतहा या फिर कोई सपाट जमीन नीचे के हिस्से की। और यहाँ पर बाद में कादी या फिर फरिश्ता या फिर कोई जज जो कि अंडरवर्ल्ड में उन्हें जज करता है, वो मरे हुए कार्टर रूहों को एनकरेज करता है कि मौत से गम न करो। और तीसरे स्टेज में इस किताब के मुताबिक वो सभी के सभी अंडरवर्ल्ड के एक पूल में वेट कर रहे होते हैं और वो ख्याल कर रहे होते हैं कि कादी उनके रूहों को जज करेगा सही तरह से। और वो डर भी रहे होते हैं कि कहीं मेरा कोई गलत फैसला ना हो जाए और मुझे दोबारा रीइंकार्नेशन के साइकिल में भेज दिया जाए फिजिकल दुनिया में। और आप इस इमेज में देख सकते हो कि इसमें 12 औरतें हैं, ये मरे हुए लोगों की रूहें हैं और ये इंतजार में हैं कि इन्हें बचाया जाए और वहां से एक नई जिंदगी दी जाए। और चौथे स्टेज में कादी आकर उन्हें बचाता है, जिसे आप इलस्ट्रेशन में देख ही सकते हो। और एकदम टॉप की लेफ्ट में कार्टर रूहें आराम कर रही होती हैं एक टब जैसी चीज में, जिसे अरबी में कहा जाता है कलस रूह यानी कैद की हुई रूहें। और एकदम टॉप की राइट में वहां पर एक काना है यानी सुरंग है, जिसे इस किताब में अरबी में कहा गया है काना और इसका मतलब होता है हाईएस्ट लेवल। और इन दो कैप्शंस के नीचे एक तीसरी कैप्शन भी है, जिसे डिकोड करके अगर पढ़ा जाए ना तो हमें मिलता है मौत में कैद होना। और साथ ही नीचे जो ये कैप्शन है ना राइट की तरफ, आप देख ही रहे होंगे, ये अंडरवर्ल्ड में है, जिसे अरबी में कहते हैं दर आवा, जिसका मतलब होता है काफी खतरनाक जगह। और पांचवें स्टेज में इस आफ्टर लाइफ के प्रोसेस में जो रूहें होती है ना, उन्हें कादी बचाता है और उन्हें आसमान की तरफ भेजता है। और अरबी में ये जो वर्ड है ना फरदूस, इसका मतलब होता है आसमान। और ये बयान कर रही हैं कि उनकी रूहें आसमान की तरफ जा रही हैं। इस इमेज पर आप गौर कर सकते हो। और ये जो गोल गोल लिखे हुए वर्ड्स है ना, ये बयान कर रही हैं उन रूहों का सितारों की तरफ जाने की। और ये फंडामेंटल्स है कार्टर फेथ की। और वो वहां पर बाद में जाकर आसमान में एक चमकता हुआ सितारा बन जाते हैं। कुछ और चीजें इस किताब में जो बताई गई है ना, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि इस किताब में जो इलस्ट्रेटेड फिगर्स है ना, वो इंसानों की रूहें हैं जो कि जब जिंदा थी वो औरतें थी। और इस किताब में सिर्फ 6 ऐसे इलस्ट्रेशन ही मिलते हैं, ऐसे फिगर्स जो कि आदमी थे मौत के पहले। और ये मेडिवल टाइम के बिलीफ के एकदम ही ऑपोजिट थी, जिसमें जब रोमन कैथोलिक चर्च पूरे यूरोप की क्रिश्चियन रिलीजियस प्रैक्टिस को कंट्रोल करती थी और ज्यादातर जितने भी जो पोजीशंस थे ना चर्च के लीडरशिप के, वो सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए ही थे और औरतों के लिए नहीं थे। पर इसके ऑपोजिट कार्टर रिलीजन में औरतें रिलीजियस लीडर होती थी। और अरबी में ये जो वर्ड है ना कादी, आपको पता ही है अब कि इसका मतलब होता है रिलीजियस लीडर या फिर जज। और इस किताब में जिस भी फिगर को कादी कहा गया है यानी रिलीजियस लीडर कहा गया है, वो एक औरत है। और औरतों को न्यूड इसीलिए दिखाया गया है कि इससे ये बयान हो सके कि वो मर चुकी हैं और अंडरवर्ल्ड में हैं। और कुछ अहम बातें हैं इस मैन्युस्क्रिप्ट की जो आखिर में आपको
आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि ये किताब जो है ना एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे समझना सिर्फ इसे ट्रांसलेट करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे भी कई गुना ज्यादा है। और एक चीज मैं आपको बता दूं इस किताब के बारे में कि ये कोई थियोलॉजी की किताब नहीं है, ना कि ये कोई जन्नत जहन्नम के बारे में बताने वाली किताब है, या फिर ये सेल्वेशन या फिर अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने के बारे में भी नहीं है, बल्कि ये एक ऑकल्ट किताब है। कहा जाए तो ये एक मैजिकल किताब है जिसे पूरी तरह से समझना अभी बाकी है, जिसमें कुछ मरे हुए रूहों की जुबानी का जिक्र किया गया है, जो कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही होंगी। और एक बात जो कि सदियों से लेकर आज तक बहुत सारे स्कॉलर्स जो कि स्टडी करते आ रहे हैं ना इस किताब को, उन्हें परेशान करती आ रही है, वो ये है कि किसने पैसे दिए होंगे ऐसी किताब को लिखवाने के लिए और इन्हें इतने एनकोडेड जुबान में लिखवाने के लिए जिसे कोई आम शख्स समझ ही ना सके, और ना ही दुनिया के कोई माहिर लोग इसे समझ सके, सिर्फ उनके सिवा जो इसके पीछे की लैंग्वेज और इसके सिंबलिक मीनिंग को समझते हो। और जितनी पुरानी ये किताब है ना, उस वक्त इस तरह की कोई भी किताब लिखवाने के लिए या फिर बनाने के लिए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो करोड़ों में जाएगी। इतनी कलरफुल ड्राइंग्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ, ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है। काफी मुश्किल है इन्हें समझना, पर वक्त आने पर धीरे धीरे हम इसकी पूरी मिस्ट्री सुलझा लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।